बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। सामने वाली दीवार पर थोड़े थोड़े फासले से 7 नौजवान लटके हुए थे। इनके दोनों हाथों को रस्सियां से जकड़कर इन्हें दीवार से लगे हुए बड़े बड़े आईने हुक्कों से लटका दिया गया था और इनके पैर भी रस्सियों से जकड़े हुए थे। इनके जिस्मों पर जगह जगह से खाल उधड़ गई थी जिससे खून बह रहा था। कमरे में इस वक्त सिर्फ 2 अंग्रेज अफसर और एक हिंदुस्तानी नजर आ रहा था। हिंदुस्तानी के माथे का टीका इस बात की निशानदेही करता था कि वो हिंदू है। तीनों के हाथों में चमड़े के हंटर थे। वो तीनों शायद इन्हें मारते मारते थक चुके थे। ये काम शायद वो अपने मातहतों से भी ले सकते थे, मगर कोई अहम और ख़ास बात मालूम करने के चक्कर में वो खुद इन मजलूमों के लिए अजाब बने हुए थे। जैसे ही अंग्रेज अफसर के हाथ से हंटर छूटकर दूर जा गिरा, हिंदुस्तानी से उठाने के लिए लपका, लेकिन जब वो हंटर उठाने झुका तो चीख मारकर ऊंधे मुंह जा गिरा। इसकी पुश्त पर पड़ने वाली हमजाद की नादीदा लात इतनी ही भरपूर थी। दूसरा अंग्रेज अफसर भी अब हमजाद से महफूज नहीं रहा था। इसका हंटर भी एक झटके के साथ इसके हाथ से निकला और पहले अफसर के मुंह पर पड़ा। तीनों को हमजाद ने मार मार कर अधमुआ कर दिया। इस कमरे से कुछ दूर फासले पर मौजूद दूसरे अफसरान ने गालबन इस तरफ इसलिए कोई तवज्जो नहीं दी कि वो बहुत देर से कमरे में आने वाली चीखों पुकार सुन रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि ये शोर कैदियों की आहो-बका का है। फिर इनके वहाँ ना पहुँचने की दूसरी वजह बाद में मुझे हमजाद से ये मालूम हुई थी। अफसरान का हुक्म था कि जब तक इन्हें कमरे में तलब ना किया जाए वो वहाँ दाखिल ना हों। ये अजियत खाना मिलिट्री हेडक्वार्टर की पुश्त की दीवार के साथ बना हुआ था। मेरे देखते ही देखते हमजाद ने इन तमाम नौजवानों को आज़ाद कर दिया। वो सब ही नौजवान इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर शशदर रह गए कि खुद ब खुद इस कमरे की पुश्त की दीवार में एक बड़ा सा खला पैदा होता जा रहा था। फिर इस खला में इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि वो इससे गुजर कर बाहर निकल सकते थे। दोनों अंग्रेज अफसरान और एक हिंदू अफसर को, जो तकरीबन नीम बेहोश थे, उन्होंने गला घोंटकर हलाक कर दिया था। कमरे से निकलकर चारदीवारी पर चढ़ना इनके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। वो एक एक करके इस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदते रहे। मिलिट्री के दूसरे अफसरान और इनके दरमियान कमरा हायल था, इसलिए किसी ने इन्हें फरार होते नहीं देखा और अब यूं भी हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। मैंने अब आंखें खोल दी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रूह का बोझ हल्का हो गया हो। चंद ही लम्हों बाद हमजाद मेरे पास मौजूद था। मैं इसकी कारकर्दगी से बहुत खुश था। मुझे इस दिन ना मालूम क्यों एक अजीब सी मसरत का एहसास हुआ जिससे मैं ना आशना था। वक्ती तौर पर ही सही, मेरे दिल को सुकून मिल गया था। ये इसी रात का वाक़या है कि मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता दस्तक से मेरी आँख खुल गई। हमजाद मेरे पास ही मुअद्दब खड़ा था। मैंने इससे सिर्फ इतना दरियाफ्त किया, क्या कोई ख़तरा है? जी नहीं, हमजाद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हमजाद के जवाब के बाद मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हुक्म दे दिया। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही आने वाला बहुत मोहतात अंदाज में दाखिल हुआ। इसने अपना आधा चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ इसके रोशन और चमकीली आंखें नजर आ रही थीं। मेरी नज़र अचानक इसके सर की तरफ उठी और मैं इसे पहचान गया। आने वाला अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था। मैं समझ चुका था कि आने वाले का ताल्लुक इसी खुफिया तंजीम से है जिसका खत मुझे कुछ दिन कबल मिला था। नौवारद के सर पर सब्ज अमामा था जिसकी निशानदेही इस खत में कर दी गई थी, जो इस तंजीम की तरफ से मुझे लिखा गया था। इसके अंदर आते ही हमजाद ने दरवाजे को कुंडी लगा दी और कुंडी लगने से जो आवाज़ पैदा हुई इसने अजनबी को चौंका दिया। इसने एक दम पलट कर देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के साए तैरते नजर आए और फिर दूसरे ही लम्हे तेजी से इसका हाथ अपने ढीले डाले लिबास में गया। अब इसके हाथ में तेज चमकीला खंजर था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इससे यकीनन कुछ गलत फहमी हुई है।
اور اس کا سبب یہ تھا کہ حمزات کا وجود اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ وہ بڑے چوکنا انداز میں اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے یہ سوچ کر بات کہیں مزید بگڑ نہ جائے اسے مخاطب کیا، اجنبی، یہاں تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں، تم اس وقت شیخ کرامت کے روبرو ہو، یہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے میرے بارے میں بہت کچھ بتا دیا گیا ہوگا۔ دروازے کے خود بخود بند ہو جانے پر حیران ہونے یا کسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میری پرسرار قوتوں کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ تمہارے مزید اطمینان کے لیے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں ہر حال میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے جملوں کا رد عمل جاننے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اجنبی نے کچھ سوچا اور پھر اپنا خنجر لباس میں کہیں چھپا لیا۔ غالباً اس نے میرے لہجے کی صداقت کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے اپنی مسیری کے قریب رکھی ہوئی ایک آرامدہ کرسی کی طرف اشارہ کر کے اجنبی سے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھا اور آرامدہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس نے نہ تو مجھے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ مجھے اس کے رویے سے کچھ الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور منتظر رہا کہ وہ خود ہی کچھ بولے، لیکن کچھ بولنے سے پہلے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی کوند گئی۔ وہ میرے لیے ایک ذہنی جھٹکا ہی تھا۔ میں نے کئی دفعہ پلکیں جھپکا کہ شاید میری بصارت مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے لیے یہ ایک قطعی غیر متوقع بات تھی۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ وہ چہرہ اتنا ہی حسین تھا کہ کچھ دیر کے لیے میں اس کے خد و خال میں کھو سا گیا۔ اجلی رنگت، کالی چمکیلی نشیلی سی آنکھیں، ہونٹ گلابی کی سی پنکھڑیوں، رخساروں کی سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی گلی ہوئی اور چوڑی پیشانی پر سبز امامہ اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے دلہن کے سر پر سہرا سجا ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں پر لمبی سی پلکیں، ستواں ناک اور بال امامے میں چھپائے ہوئے تھے جن کا میں صرف تصور ہی کر سکتا تھا۔ سیسیوں کی سی رنگت رکھنے والی دائیں رخسار پر خفیف سا گڑا جیسے نرم سبک رو پانی میں بنور پڑ جائے، گلابی ہونٹوں سے جھانکی ہوئی سفید دانتوں کی قطار، ابرو جیسے دو کمن کھینچی ہوئی ہوں۔ میں اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا اور ذہن میں عورت کے حسن پر لکھی جانے والی فارسی اور اردو کی نہ جانے کتنے شعر گونج گئے۔ آج بھی وہ چہرہ یاد آ جاتا ہے تو یادوں میں چراغ سے جلنے لگتے ہیں۔ میں نہ جانے کب تک اسی محوت میں گم رہتا کہ میری سماعت میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ اس آواز کی جھنکار، لوچ اور ٹھنڈک میں نے اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ شیخ، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے سچائی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تم اکیلے نہیں رہے، تمہارے ساتھ سرفروشوں اور جاں بازوں کا وہ قافلہ ہے جو وفا کرنا اور وفا نبھانا جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ وفا کرنا اور وفا نبھانا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں جیسے خواب کے سے عالم میں بولا، ہاں، یہ ابھی صرف الفاظ ہیں، مگر جب یہ الفاظ تمہارا تجربہ بنیں گے تو تمہیں خود بخود ان کی صداقت پر ایمان مگر جب یہ لفظ تمہارا تجربہ بنیں گے تو تمہیں خود بخود ان کی صداقت پر یقین آ جائے گا۔ میری نظریں اس چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور تقدس تھا۔ ایسا تقدس میں نے اس سے پہلے کسی عورت کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ ایک ایسا تقدس جس میں پاکیزگی اور طہارت تھی، جس کے روبرو عام سطحی اور سلفی جذبات نہ جانے کہاں کھو جاتے ہیں۔ حسن اور تقدس کے اس امتزاج کے سامنے کوئی منہ زور جذبہ سر نہیں ابھارتا۔ میں نے اس لمحے اپنے اندر گھٹیا اور سلفی جذبات کو گہری نیند سوتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ تجربہ میرے لیے قطعی نیا تھا۔ رعب، حسن اور خود فراموشی کے احساس سے میری پلکیں جھک گئیں۔ وہ کون تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ مجاہد کی خفیہ تنظیم سے اس کا کیا تعلق تھا؟ وہ ان میں کس طرح اور کیوں شامل ہوئی؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، مگر اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔
वो मेरे लिए अजनबी नहीं है। न जाने क्यों मेरे दिल में इसके लिए अपनायत का जज्बा पैदा हो गया, जैसे वो मेरी अपनी हो, जैसे इसके सारे दुख सुख मैं जानता हूँ, जैसे मैं इसके दुखों में शरीक हूँ, और जैसे मैं इसके इश्क में मुब्तला हूँ, बिल्कुल रवायती आशिकों की तरह जो अपने महबूब की एक एक अदा पर अपनी जान निसार कर देते हैं। इश्क की पाकीज़गी जिनके दिलों से हवस को मिटा देती है, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इश्क और इश्क होता है, जो सरापा तस्लीम व रज़ा होते हैं, जिनके दिल सब्र इस्तकामत की दौलत से माला माल होते हैं, जो सिर्फ इश्क करने के लिए पैदा होते हैं, मिटने के लिए पैदा होते हैं, दफन हो जाने के लिए जिंदा रहते हैं। मेरी महवियत फिर टूट गई, वो मुझसे हम कलाम थी। मैं तुम्हें सिर्फ ये इत्ला देने आई हूँ कि कल इसी वक्त फिर आऊँगी, तुम्हें कल मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने खोए हुए लहजे में पूछा। ये तो तुम्हें कल ही मालूम हो सकेगा, इसने जवाब दिया। और फिर वो बाहर का झोंका इसी तरह गुजर गया कि मैं देर तक इसकी खुशबू की आहट अपने दरे दिल पर महसूस करता रहा। जब मैं इस खुशबू के एहसास से बाहर निकला तो हमजाद मुझे हैरत से तक रहा था। इससे मेरी कैफियत पोशीदा नहीं थी। मैं चंद ही लम्हों में जैसे बिल्कुल बदल कर रह गया था। मैं अपने ख्यालों के अंजुमन को इसके तस्वर से आबाद रखना चाहता था, इसलिए मैंने हमजाद से किसी भी किस्म की गुफ्तगू मुनासिब न समझी। मुझे अपनी रूह में एक अजीब सी बेनामो निशात का एहसास हो रहा था, और इस निशात व बेखुदी की कैफियत से मैं बाहर नहीं आना चाहता था। मैंने हमजाद से सिर्फ इतना कहा कि अब मैं सोना चाहता हूँ, और फिर मैं आंखें बंद करके इसके तस्वर में खो गया, जिसके नाम तक से ना आशना था। सुबह जब मैं अपनी पलकों पर हसीन ख्वाबों का खुशगवार बोझ लिए उठा तो मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। मेरे गुनाह का माजी गुजरने वाली रात के लंबे स्याह में कहीं रूपोश हो गया था, जैसे मेरे अंदर किसी नए इंसान ने जन्म लिया हो। वो इंसान जिसका तस्वर हुस्न बदल चुका था, जिसका तस्वर खैर और शर के नए मैनी के तलाश में था। इस इंसान को अपनी तलाश थी, और शायद इस तलाश में वो अजनबी चेहरा भी इसके हमरा था। जब ख्यालों की धुन जटी तो मुझे हमजाद का चेहरा नजर आया। आने वाले लम्हों के सवाल एक एक करके मेरे जहन में गूंजने लगे। सवालों के गर्दाब से एक सवाल बार बार उभरता, वो कौन थी? नाहिद, हमजाद ने कहा, और मुझे जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। हमजाद मेरा जहन पढ़ चुका था और जहन में उभरने वाले सवालों से पूरी तरह बाखबर था। इसे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वो मेरा हर आलम और हर कैफ जानता था। मैं इस वक्त नाहिद के बारे में सब कुछ जान लेने के लिए बेताब था। हमजाद ने मुझे इस अजनबी लड़की का नाम नाहिद बताया था, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। एक ही नजर में जिसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, और अब हमजाद मुझे इसके बारे में तफसील से आगाह कर रहा था। नाहिद एक मासूम लड़की है। इन खूनी मंजर को वो आज तक नहीं भूली जब सरेआम लोगों को फांसियां दी गईं, जब बाइस्मत और गैरतमंद पर्दा नशीन औरतों ने अपनी इज्जत और आबरू महफूज रखने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। इन्हें छलांगे लगाने वालियों में नाहिद की माँ और बड़ी बहन भी थी। नाहिद के दो जवान भाई और ज़ईफ बाप अंग्रेजों की वहशत और बर्बरियत की भेंट चढ़ गए। इन तीनों को गोलियां मार दी गईं क्योंकि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत की थी। वो अपने वतन को अंग्रेजों के वजूद से पाक करना चाहते थे। 1857 की जंग आज़ादी ने नाहिद से इसकी मोहब्बत करने वाली माँ, शफकत करने वाला बाप, इसकी अजीज बहन और इस पर जान छिड़कने वाले जवान भाई को छीन लिया। नाहिद का ताल्लुक यूपी के एक बाइज्जत खानदान से है जो 1857 से बहुत पहले कलकत्ता में आकर आबाद हो गया था। इस सारे हंगामे में नाहिद इसलिए जिंदा रह गई कि सफाक और जालिम सिपाहियों ने इसे मुर्दा समझ लिया था, जबकि वो अपने जवान भाई की लाश देखकर सिर्फ बेहोश हो गई थी। आग और खून का ये सैलाब जब थमा तो नाहिद इस बड़ी दुनिया में तन्हा थी, मगर नाहिद इन लड़कियों में से नहीं थी जिनकी इज्जत व हिम्मत पर मायूसियों और उदासियों की राख जम जाती है, जिनके जज्बों की गहराई को वक्त और हालात के सर्द बेमोर हवाएं
ठंडा कर देती हैं और जो हालात से सुलह कर लेती हैं वो इन सब से मुख्तलिफ थी। जब वो पहली मर्तबा मुजाहिदीन खुफिया तंजीम की एक रुकन से मिली और इससे तंजीम में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सुनने वाला दंग रह गया। पहले इसे समझा गया, इसे बताया गया कि ये काम लड़कियों और औरतों का नहीं, ये बड़े जान जोखों का काम है जिसमें बड़े बड़े जी छोड़ बैठते हैं। लेकिन नहीद की हिम्मत और जुर्रत और इसके जज्बात की शिद्दत ने तंजीम के अफराद को मजबूर कर दिया कि वो इसे तंजीम में शामिल कर लें। इसने इस अरसे में तंजीम के लिए जो कारनामे नुमाया अंजाम दिए हैं वो बड़े बड़े मर्दों के बस का रोग नहीं। नहीद इस शहर के अहम अरकान में से एक है, इसलिए आपसे मिलने इसे भेजा गया था। हमजाद से नाहिद के अलमनाक दास्तान सुनकर मैं मुतासर हुए बगैर न रह सका और इसकी हिम्मत और जुर्रत के बारे में जानकर मेरा सर खुद ब खुद अकीदत से झुक गया। इसके अज़म और हौसले को देखते हुए मुझे अपना वजूद बहुत कमतर महसूस होने लगा था। वो सारा दिन नहीद के इंतजार में गुजर गया। जो जो शाम के साए लंबे होते जा रहे थे मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। इसके ख्यालों की खुशबू से मेरा सारा वजूद महक रहा था। मैंने हमजाद से ये पूछने की कोशिश भी न की कि नाहिद मुझे कहाँ ले जाने वाली है, हालांकि मैं अगर इससे दरियाफ्त करता तो वो मुझे सब कुछ बता देता। लम्हे फैलते गए मगर अब इनका फैलना मुझे ग्रां गुजरने लगा था। मैं बार बार बेचैन होकर लेटे लेटे उठ बैठता। जरा सी आहट पर मेरे कान खड़े हो जाते। बंद दरीचों से गुजरती हुई हवा की सरसराहट भी मुझे चौंका देती। लालटेन की मध्यम और मुलगजी रोशनी दीवार पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हुए यकायक नाहिद के जिस्म में तब्दील हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज रात ना आए? क्या इसे अपना वादा याद होगा? क्या वो आएगी? मुझे वसवसों ने घेर लिया और इन्हीं वसवसों की शिद्दत ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरूए कार लाऊं। मेरी आंखें इसे देखने के लिए बेताब थीं, इसीलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। अब मैं इसका तसव्वुर बांध रहा था, लेकिन जैसे ही वो चेहरा मेरे चश्मे तसव्वुर के सामने आया मैं चौंक पड़ा। वो मासूम चेहरा तो नहीं था जिसे कल रात मैंने देखा था। मुझे नाहिद के चेहरे पर बला की सफाकी नजर आई। इसकी आंखों का नशीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया था। इनमें बजाय नशीलेपन के गहरी सुर्खी थी, जैसे तपता हुआ गर्म लोहा। मैंने अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और इसे वक्त नाहिद ने चट कर ऊँगते हुए सिपाही के सीने में खंजर उतार दिया। इसका दूसरा हाथ सिपाही के मुंह पर था। सिपाही की आखिरी चीख इसके गले में ही गुट कर रह गई। जब तक वो तड़प कर ठंडा ना हो गया नाहिद इसके पास से ना हटी। नाहिद ने सिपाही का जिस्म दरवाजे से घसीट कर एक तरफ किया और अपने लिबास से कोई चीज निकाल कर दरवाजे पर झुक गई, लेकिन काफी देर जद्दोजहद करने के बावजूद दरवाजा न खुला। वो वहां से हट गई और कुछ देर आहट लेने के बाद इस कोठी के पुश्त की तरफ बढ़ गई। इस वक्त वो किसी बड़ी कोठी के हाथे में थी। मेरे चश्मे तसव्वुर इसके साथ साथ हरकत कर रही थी। मैं नाहिद के हरकतों सकनात पर हैरत ज़दा था। मैं कतई ला इल्म था कि वो इतनी रात गए वहां क्या करने गई है और ये कोठी किसकी है। कोठी के पिछले हिस्से में कुछ फासले पर असल इमारत से कुछ दूर चंद क्वार्टर बने हुए थे जिनमें कतई तारीकी और खामोशी थी। मैंने नाहिद को चौकन्ना अंदाज में वहां से गुजरते देखा। फिर मैं ये देखकर दंग रह गया कि नाहिद बंदरों की सी फुर्ती से एक दीवार पर चढ़ गई और फिर आहिस्ता से दीवार की दूसरी तरफ कूद गई। अब वो इमारत के बड़े सैन में थी। सैन से दबे पांव गुजरकर वो राहदारी में पहुंची और एक दरवाजे के सामने रुक गई। दरवाजा गालबन अंदर से बंद था। वो दरवाजे से गुजरकर करीबी खिड़की के पास रुकी। जैसे ही इसने खिड़की पर हाथ रखा खिड़की अंदर की तरफ खुलती चली गई। कमरे के आतिशदान पर शमादान रोशन था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे जिससे ये अंदाजा होता था कि ये कमरा यकीनन किसी साहिब सरवत का है। कमरे की आराइश और ज़बाइश भी इस बात की गमजार थी कि यहाँ रहने वाला शख्स बड़े तबके से ताल्लुक रखता है। फिर मैंने नाहिद को सामने बिछी हुई मसारी की तरफ बढ़ते हुए देखा जिस पर
दो जिस्म पड़े हुए थे। इनमें एक औरत थी और एक मर्द। मर्द के चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं चौंका। वो चेहरा कहाँ देखा था? औरत और मर्द दोनों अंग्रेज थे। इस शख्स को मैंने इस दिन देखा था जब जब्बार की गिरफ्तारी अमल में आई थी। ये शख्स यकीनन कोई बड़ा अंग्रेज अफसर था, इसलिए कि जब्बार की गिरफ्तारी में यही शख्स पेश था और मुख्तलिफ लोगों को अहकामात सादर कर रहा था। मसैरी के करीब ही एक छोटी सी मेज पर शराब की बोतल रखी हुई थी और 2 गिलास लुढ़के हुए थे। बोतल में अभी कुछ शराब बाकी थी। इससे अंदाजा होता था कि वो दोनों, जो गालबन मियाँ बीवी ही थे, शराब पीते पीते ही सोए थे। नाहिद मसैरी के सराने जाकर रुकी। वो मर्द के चेहरे का बागौर जायजा ले रही थी, जैसे कुछ अंदाजा कर रही हो, इसे शिनाख्त कर रही हो। फिर अचानक इसने अपना हाथ बुलंद किया। खंजर के फल ने चमक सी पैदा की और दूसरे ही लम्हे वो खंजर इस मर्द के सीने में पेवस्त हो चुका था। एक चीख कमरे में गूंजी और वो तड़प कर उठा। उठने की कोशिश में वो दूसरे ही लम्हे नीचे कालीन पर गिरा। इसका तेजी से उबलता हुआ खून कालीन की सुर्खी में इजाफा